नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। Headlines presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान का विरोध, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। त्रिवेंद्र सिंह रावत से की माफी मांगने की मांग। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी, नदियों और नालों में उफान को लेकर प्रशासन अलर्ट। नदी किनारे बसी आबादी को अलर्ट कर रही पुलिस। हल्द्वानी में कई घंटों तक हुई लगातार बारिश से सड़कों का हुआ हाल बेहाल। वर्कशॉप लाइन में करीब 50 मीटर धंसी सड़क। ऋषिकेश में भारी बारिश की वजह से उफनाई बीन नदी। वाहन सवारों की लगातार बढ़ रही मुश्किलें, खतरे में दिखाई दे रही वाहन सवारों की जान। काशीपुर में एआरटीओ ने चलाया चेकिंग अभियान, निजी वाहनों को टैक्सी में किया जा रहा प्रयोग। नियम का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बाढ़ बारिश को लेकर के बड़ा अलर्ट है, जहां पर पूरे उत्तराखंड में बारिश का दौर लगातार जारी है। तो लगातार बारिश से जो है लोगों को परेशानी हो रही है। नदियां और नाले जो है वो उफान पर है। नदियों के जलस्तर को देख प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। नदियों के किनारे बसी आबादी को मुनादी कर रही पुलिस लगातार अलर्ट कर रही है। बारिश से कई सड़कें बंद है, सड़कों को खोलने में जुटी हैं लगातार टीमें। उत्तराखंड में कई हिस्सों में आज भारी से भारी बारिश होने के आसार हैं। अगले 4 दिन प्रदेश भर में कई दौर की तेज बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। तो वहीं उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको मौसम को लेकर दे रहे हैं, मौसम का बड़ा अपडेट दे रहे हैं, जहां पर लगातार बारिश का दौर जारी है पूरे उत्तराखंड में। और ऐसे में नदी नाले सभी उफान पर बताए जा रहे हैं। जलस्तर को देख करके प्रशासन भी अलर्ट मोड पर दिख रहा है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर पूरे प्रदेश भर में बारिश यानी मानसून का दौर जारी है। लगातार नदी नाले उफान पर बताए जा रहे हैं, हालांकि प्रशासन अलर्ट पर है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कमल शर्मा, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, मानसून का दौर जारी है, ऐसे में उत्तराखंड तो काफी संवेदनशील है, सभी जिले लगभग उसके संवेदनशील हैं। अभी क्या कुछ हालात वहां के बने हुए हैं? हाँ ज्योति, बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मौसम ने दस्तक दे दी और इस बार की हम बारिश देख रहे हैं कि इतनी तेज बारिश आ रही है और इतनी तेज बारिश आ रही है तो कहीं ना कहीं अब वो बारिश का तेज बारिश जो आती है पानी बह भी जाता है और कहीं ना कहीं नुकसान भी बहुत ज्यादा करके जाता है। और साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ इलाकों में हो रही है और कुछ इलाकों में बिल्कुल नहीं है। चाहे हम देहरादून की बात करें, चाहे हम किसी गढ़वाल के जिले की बात करें, कुमायूं की जिले बात करें, तो कुछ इलाकों में बहुत तेज बारिश है और कुछ इलाकों में हम जाएंगे उसी जिले में तो बारिश नहीं है। तो कुल मिला के दस्तक जोर दे दी है और लगातार बारिश भी है, हो रही है। और उफान से भी अगर हम कहें तो पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर भी वहां कुमायूं में भी अगर सही गढ़वाल की जिलों में भी कहीं बात करें तो लगातार वहां पर बच्चों की स्कूल की छुट्टियां भी की जा रही है जैसे जैसे मौसम का लड़ा ला रहा है। तो कुल मिला के कहें पर इस बार बारिश भी जोर से है तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी तैयारियां कहीं ना कहीं कड़ी इंतजाम भी, सुरक्षा के इंतजाम ठीक ठाक किया है, जिस हिसाब से देखने का मिल रहा है कि इस बार पहले ही मौसम से पहले हम देख रहे थे जो नदी नाले थे जहां ज्यादा उफान पे आ जाता तो वहां की काफी सफाई व्यवस्था की गई है और जो पानी की निकासी को भी विशेष ध्यान दिया गया। ज्यादा पानी आए तो कहीं ना कहीं पानी निकल जाए और साथ ही सबसे बड़ी बात है जो नदी नाले थे जो एकदम भरे रहते थे उसकी सफाई थी तो कहीं ना कहीं उसका भी एक असर दिखाई दे रहा है। तो पर कुल मिला के देखें जिस हिसाब से बारिश तेज होती है तब काफी सड़कें और काफी जगह लबालब हो जाती है, लेकिन जैसे ही बारिश उठती है तो कुछ ही घंटों में कहीं ना कहीं पानी निकल जाता है। तो स्थिति यही है कि लगातार अब चाहे हम गढ़वाल की बात करें, कुमायूं की बात करें, लगातार कहीं ना कहीं बारिश लगातार हो रही है और कई जगह धीमी बारिश है, कई जगह बहुत तेज बारिश है और कुछ इलाकों में बारिश ज्यादा है और कुछ इलाकों में बिल्कुल भी नहीं है।
इस प्रकार की चीजें दिख रही हैं। तो कहीं जगह हम कहें, अगर गढ़वाल की कहीं जगह कहीं रोड लगभग कहें तो 100 से अधिक रोडें भी ब्लॉक्स पड़ी हुई है। और कहीं जगह अगर हम बात करें, कहीं जगह चट्टाने खिसकने की बात भी आई है, और कहीं जगह हम बात करें तो गंगा नदी हो और अन्य नदियां हो, कहीं ना कहीं वो भी उफान पे दिखाई दे रही है। बिल्कुल कमल जी, नदियां उफान पर आना स्वाभाविक है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर सड़कें इन दौरान टूटना आम बात होती है, लैंडस्लाइड आम बात होती है। लेकिन बड़ी बात यह होती है कि इससे पहले तैयारी किस तरीके की प्रशासन ने की थी, क्योंकि लगातार बैठकें हो रही थी, चाहे जिला स्तर पर डीएम की बैठकें हो, चाहे अन्य प्रशासनिक लेवल पर बैठकें हो, लगातार हो रही थी। और ये दावा किया जा रहा था कि इस बार जो प्रबंध है वो बेहतर है पिछले साल के मुकाबले जितना नुकसान हुआ था। तो ऐसे में प्रबंधन के हिसाब से आप कहां पर इसको देख पा रहे हैं? क्या प्रबंध पिछले साल के हिसाब से अधिक बेहतर दिख रहे हैं या फिर दावों की पोल खोल रहे हैं? हाँ ज्योति, अगर हम गली मोहल्लों की बात करें कि जब कई कॉलोनियों में ज्यादा एकदम बारिश होती है तो पानी आ जाता, तो वहां कुछ देख रहे हैं कि नदी नाले जो नाले थे, बड़े बड़े नाले हैं, जो नालियां हैं, जो चैम्बर है अंदर अराउंड, उसमें काफी सफाई की गई है। तो उसमें सफाई होने से जब पहले क्या इतना उसमें पड़ा रहता था, कुछ पानी आता था एकदम ओवरफ्लो हो जाता, लेकिन वो अभी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और मैंने कहा कि बारिश बहुत तेज आ रही है, लबालब भी सड़कें हो रही है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो कुछ ना कुछ घंटे में कहीं ना कहीं पानी निकल भी रहा है। तो ये राहत की बात भी है। वही अब देखना है कि अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो कहें हल्की शुरुआत हुई है। जब ज्यादा तेज बारिश होगी और अधिक बारिश होगी तब ये देखना होगा कि कंटिन्यू 2 से 4 दिन तक लगातार या कहीं कहीं घंटों तक जब बारिश होगी, उस टाइम क्या स्थिति होगी उसका इंतजार करना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन ये जरूर दावा कर रहा है कि इस बार हमने पुख्ता इंतजाम किए हैं और सभी लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। पर नदी नाले जो बरसाती नदियों के पास हैं वो जरूर अधिक डाल के आए, क्योंकि कई बार इतना अधिक पानी होता है कि लोगों को निकलना भी नहीं जाता और कहीं ना कहीं काफी नुकसान हो जाता है। तो उस स्थिति में आदमी सावधानी बरते, क्योंकि बारिश इतनी तेज आती है कि कुछ ही घंटों में लगातार पानी एकदम ओवरफ्लो हो जाता है। बिल्कुल, और ये ओवरफ्लो भी बाद में लोगों को दिक्कत करता है। और इसमें एक चीज जानने वाली बात ये भी होती है कमल जी कि स्कूली बच्चों के क्या कुछ हालात है, क्या उनके लिए लगातार बारिश के चलते कोई छुट्टी का 1-2 दिन का ऐलान किया गया है या नहीं? और जो अलर्ट लगातार प्रशासन दे रहा है, कई सारे गांव ऐसे होते हैं, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो नदियों किनारे ही बसे होते हैं, उन लोगों को कैसे जागरूक किया जा रहा है? क्योंकि कभी भी नदियां ज्यादा उफान पर आती है तो उन लोगों को नुकसान हो सकता है। हाँ ज्योति, जहां एकदम बारिश की बहुत भारी बारिश की चेतावनी है जिन जिलों में, वहां पर जिला अधिकारी द्वारा बच्चों की छुट्टी की जाती है और कुछ जिलों में इस बार भी कई आज की छुट्टी रखी गई है। और बात करें, आपने कहा कि जब ज्यादा पानी आता है तो कहीं ना कहीं जब मौसम विभाग की चेतावनी आती है या अन्य जगह से आता है कि वहां से पानी छोड़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस के जो जवान होते हैं वो एक माइक से एक सूचना जो वहां पर कर देते हैं कि कुछ ही घंटों बाद पानी ज्यादा आने वाला है, इसलिए आप इस इलाके को थोड़ा सा खाली कर दें और इसमें विशेष ध्यान दें। तो इस तरह की घोषणा पुलिस के माइकों द्वारा की जाती है जिससे अपना बचाव किया जा सके। बिल्कुल, यानी कि लोगों को भी यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत है और प्रशासन अपने स्तर पर भी लगातार प्रयास कर रहा है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के नैना साहनी तंदूर कांड को लेकर के दिए गए हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा जा रहा है। आज हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर इकट्ठा हुई महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी भी यहां पर की। प्रदर्शन कर रही महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने सांसद के बयान को महिलाओं का अपमान बताया है और बयान पर माफी मांगने की मांग भी की है। आपको साथ ही बता दें कि शांतर शाह गैंगरेप हत्याकांड मामले में कांग्रेस नेताओं द्वारा आरोपियों को कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग को लेकर के डीएम को ज्ञापन सौंपा गया था। और जो है डाम कोठी में मीडिया से बात करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस को साल 1995 में नैना साहनी तंदूर कांड की याद दिलाई थी। और वहीं हल्द्वानी में हुई कई घंटों की बारिश में सड़कों का हाल बेहाल हो गया है। हल्द्वानी तिकोनिया चौराहे के पास वर्कशॉप लाइन में करीब 50 मीटर सड़क धंस गई है और गड्ढा भी यहां पर हो गया है। यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया है। जिस जगह पर सड़क धंसी है उसके नीचे सिंचाई विभाग की नहर है। फिलहाल सड़क निर्माण का कार्य शुरू करा दिया गया है और इसके अलावा आपको बता दें कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास भी सड़क धंस गई है, जिसे रिस्टोर करने का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं नैनीताल जिले में अब तक बारिश से 12 ग्रामीण सड़कें जो है बंद है, जिनको खोलने का प्रयास लगातार किया जा रहा है।
सरकारी संपत्तियों के भी जो सड़कों में मलबा आने की वजह से जो टूट फूट इत्यादि के डैमेज हुए हैं, उनको विभाग अपना असेसमेंट करेंगे और तात्कालिक रूप से रिपेयर करने की कार्रवाई भी करेंगे। एक दो जगह पर सड़क धंसने की समस्या भी उत्पन्न हुई है, उसमें भी संबंधित विभागों को हम लोगों ने कल ही एक्टिवेट करके वहां काम शुरू करवा दिए थे। उसमें काफी तेजी से काम जारी है और उसको इस हफ्ते के अंदर अंदर हम लोग रिस्टोर कर देंगे। एक रेलवे स्टेशन के पास भी इश्यू सामने आया था, वहां जल संस्थान का सीवर लाइन का जो चेंबर है उसकी वॉल क्षतिग्रस्त होने की वजह से ऊपर की सड़क गिरी हुई है, तो उसमें जल संस्थान ने भी अपना। और वहीं पहाड़ों में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से बीन नदी उफान पर आ गई है, जिससे वाहनों की आवाजाही में परेशानी शुरू हो गई है। तो वहीं लोग अपनी जान खतरे में डाल करके वाहनों से नदी पार कर रहे हैं। आपको बता दें कि बैराज चीला मार्ग पर पड़ने वाली बरसाती बीन नदी भारी बारिश के चलते लगातार उफान पर दिखाई दे रही है। नदी का जलस्तर कभी कम तो कभी ज्यादा हो रहा है और इस रास्ते से प्रतिदिन सैकड़ों वाहन हरिद्वार के लिए आवागमन करते हैं, जबकि यमकेश्वर प्रखंड को भी यही रास्ता ऋषिकेश हरिद्वार से जोड़ता है। वहीं नदी के उफान आने पर से आपको बता दें कि वाहन सवार लोगों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। नदी के उफान पर आने के बावजूद लोग मजबूरी में जो है अपनी जान को खतरे में डालते हुए नदी को वाहनों से पार कर रहे हैं। ये नजारा देखकर कहा जा सकता है कि हल्की सी लापरवाही कभी भी वाहन सवारों की जान को खतरे में डाल सकती है। पहले भी कई बार जो है इस नदी में जलस्तर बढ़ने से हादसे हो चुके हैं। उत्तराखंड गठन पहले से ही जो है बीन नदी पर पुल बनाने की मांग की जा रही है और जो आज तक परवान नहीं चढ़ सकी है, नहीं, यानी कि ये मांग जो है ये बहुत पहले से चली आ रही है। प्रशासन के दफ्तरों में पुल बनाने की फाइल जो है धूल फांक रही है, जिसका खामियाजा अब जो है हर बरसात में हजारों लोगों और पर्यटकों को भुगतना पड़ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक नारंग हमारे साथ ऋषिकेश से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, वाकई में ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि लोग कैसे अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं बीन नदी में यहाँ पर पार करने के लिए। तो क्या लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है यहाँ पर, और या कब से वो अपनी इस मांग को लेकर के लोग प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल जो कि आपने किया है। मैं आपको बता दूं, बैराज से लेकर के हरिद्वार के बीच के लिए ये एक नदी पड़ती है, ये चीला मार्ग पर, जिसको बीन नदी बोलते हैं। बरसाती नदी है और हर साल ये जो है अपने उफान पर आती है और हर साल ये जो है इस प्रकार की तबाही मचाती है कि लोग देखने के लिए जो है इसमें मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार वो करे क्या। इस नदी की वजह से जो है पूरा तारामंडल और यमकेश्वर का जो संपर्क है वो ऋषिकेश और हरिद्वार से कट जाता है जब ये उफान पर आती है। अभी इसके अंदर पानी कभी जो जलस्तर जो है वो कभी कम हो रहा है और कभी ज्यादा हो रहा है और इस जलस्तर की वजह से जो है लोग जो है ऋषिकेश और हरिद्वार आने जाने में जो है अपने आप को जो है असहज महसूस कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मजबूरी में ऋषिकेश आ रहे हैं, वो यहाँ पर जो है अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, क्योंकि खासतौर पर देखा जा रहा है कि जो दोपहिया वाहन है वो नदी में बीच में आने के बाद बंद हो रहे हैं और वो कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल में बंद होकर उन वाहनों को भी जो घसीटते हुए बाहर निकाल रहे हैं। हालांकि कुछ एक दूसरे से चालक जो होते हैं साथ वाले वो मदद कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे में पानी का फैलाव आता है तो क्या नजारा होगा यहाँ देखने वाला, वो सोचकर कि जो है रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्योंकि पहले भी कई बार यहाँ पे ऐसे हादसे हो चुके हैं जिसमें कि लोगों की जान गई है। ये बीन नदी का मामला ऐसा है, यहाँ पर राजेरी राष्ट्रीय रिजर्व पार्क क्षेत्र पड़ता है और यहाँ पर पुल बनाने की मांग जो है वो पिछले करीब 4 दशक से चल रही है, लेकिन यहाँ पर जो है इनकी मांग पूरी होती भी दिखाई नहीं दे रही है। अभी भी इसमें जो पुल बनाने की जो प्रस्ताव है वो कहीं ना कहीं सरकारी फाइलों में जो है वो धूल फांक रहे हैं। ये पुल बनने का प्रस्ताव कब पूरा होगा ये कह पाना अभी मुश्किल है, लेकिन अभी जो मेन चिंता का विषय है वो बना हुआ है बीन नदी का जलस्तर, क्योंकि जैसे जैसे जलस्तर बढ़ता है वैसे वैसे लोगों का आवागमन यहाँ बिल्कुल बंद हो जाता है। वैसे यहाँ पर पुलिस की पैनी नजर रहती है, लेकिन फिलहाल अभी जो वाहन नदी से गुजर रहे हैं उनको रोकने वाला अभी कोई नजर नहीं आ रहा है। कुछ पर्यटक भी यहाँ पर आ रहे हैं जिनको खास तौर पर रोका जाना जरूरी है, क्योंकि वो 4 व्हीलर वाहन से आ रहे हैं। ऐसे में दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो वो परेशानी वाली बात हो जाएगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर, बिल्कुल बिल्कुल दीपक, सही बात आपने कही। ये परेशानी वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से हम तस्वीरों में देख रहे हैं, देखकर ही ऐसा लग रहा है कि लोग कैसे इसको पार कर रहे हैं। प्रशासन भी अपनी पैनी नजर जरूर बनाए हुआ है, लेकिन लोगों को खासतौर पर खुद अपनी सेफ्टी के लिए इसमें ध्यान देना होगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए।
और वहीं काशीपुर इस वक्त जो है निजी वाहन टैक्सी में प्रयोग कर उत्तराखंड सरकार को करोड़ों का चूना लगाने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए परिवहन विभाग के एआरटीओ विमल पांडे के नेतृत्व में एक चेकिंग अभियान चलाया गया है, जिसमें प्राइवेट वाहनों को चेक किया गया तो पता चला कि निजी वाहन प्राइवेट तरीके से वाहनों को बुक करके लोगों को गंतव्य की ओर ले जा रहे हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि निजी हितों के लिए खरीदे वाहनों का व्यावसायिक प्रयोग कर वाहन मालिक फायदा उठा रहे हैं और इसकी जो है न तो बुकिंग रसीद होती है और न ही कोई बिल होता है, सिर्फ मौके के अनुरूप भुगतान होता है। लोग लग्जरी कार खरीदने के बाद उसे किराए पर लगा देते हैं और सरकार को राजस्व का जमकर चूना लगा रहे हैं, जिसकी रोकथाम के लिए काशीपुर एआरटीओ विमल पांडे ने कमर कस ली है और निजी वाहनों को पकड़ने के लिए परिवहन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी निजी वाहन को पहले किराए के रूप में बुक करते हैं और उन्हें आगे जाकर के पकड़ लेते हैं। इसी अभियान के तहत जो है परिवहन कर अधिकारी अभिलाष गैरोला द्वारा सवारी का भेष बदल करके एक निजी वाहन को मुरादाबाद जाने के लिए बुक किया गया। वहीं वाहन स्वामी द्वारा जो है 1800 रुपये किराए की मांग की गई। कुछ दूर जाने पर सचल दल काशीपुर की टीम द्वारा वाहन को ट्रैप कर लिया गया और वाहन को निरुद्ध कर लिया गया। वहीं एआरटीओ विमल पांडे का इस पूरे मामले पर कहना है कि यातायात नियमों का उल्लंघन और नियमों के विरुद्ध जाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी। और हमें शिकायत भी प्राप्त हुई थी ईमेल के माध्यम से और टैक्सी संचालक इस बात से नाराज भी थे कि बहुत सारे प्राइवेट जो कार वाले हैं वो टैक्सी की तरह वाहन का संचालन कर रहे हैं, किराए पर सवारियों को ढो रहे हैं। तो हमने इस पर योजना बनाई और 2 दिवसीय हमने अभियान इसमें रखा हुआ है। तो इसमें बड़े ही योजना बना करके हमने, हमारा अधिकारी स्वयं एक सवारी बन के गया, सवारी का वेश बना करके हमारे परिवहन कर अधिकारी हैं अभिलाष गैरोला, एक सवारी का भेष बनाया, एक प्राइवेट कार बुक कराई और थोड़ा आगे जा करके हमारे जो इंटरसेप्टर व्हीकल है उसके द्वारा उसे अप्रोच किया गया, रोक लिया गया और चालान करके गाड़ी सीज कर दी गई। इस तरीके से हमारे 3 दल वर्तमान में ये कार्य कर रहे हैं और लगभग 10 से अधिक गाड़ियों का अभी तक चालान और सीज की कार्यवाही की जा चुकी है। बिल्कुल जारी रहेगी क्योंकि जो कमर्शियल यूज हो रहा है ये टैक्स की भी चोरी है और इसमें चूंकि उनका कमर्शियल बीमा नहीं होता है, इसलिए सवारियों की सुरक्षा का भी सवाल है। सवारियों के अन्य जो लाभ होते हैं एक कमर्शियल गाड़ी में बैठने के, जैसे दुर्घटना राहत बीमा वगैरह, दुर्घटना राहत निधि से मिलने वाले लाभ आदि, वो नहीं मिल पाते हैं। इसलिए इसको बहुत ही सख्ती के साथ हमें फॉलो करवाना और भविष्य में भी करें। और अब इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है ऋषिकेश से। अवैध निर्माण को लेकर के यह बड़ा अपडेट सामने आ रहा है और अब जो है आपको बता दें कि एमडीडीए को दिए गए शपथ पत्र का पालन करना अनिवार्य होगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। ऋषिकेश में गंगा विहार कॉलोनी राधा स्वामी सत्संग भवन के साथ बन रहे निर्माण कार्य को ओटीएस के अनुसार 3 मंजिलों का करना होगा 5 से 6 फुट तक का ध्वस्तीकरण और एमडीडीए को दिए गए शपथ पत्र का करना होगा पालन। गंगा विहार कॉलोनी में आवासीय मंत्री के कुछ कदमों की दूरी पर बन रहे निर्माण पर एमडीडीए को करना होगा नियमों का पालन। साथ ही आपको यह भी बता दें कि एमडीडीए को दिए गए शपथ पत्र में ध्वस्तीकरण के समय में कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं। ओटीएस के बाद ध्वस्तीकरण के लिए न कोई सिफारिश और न कोई न्यायालय काम आने वाला है। तो ही शपथ पत्र में दिए गए घोषणा पत्र का करना होगा पालन। एमडीडीए को दिए गए शपथ पत्र में घोषणा का पालन जरूरी हो गया है। नियमों का पालन और साख बचाने के लिए दिए गए शपथ पत्र पर एमडीडीए को करनी होगी कार्रवाई। एमडीडीए शपथ पत्र का पालन नहीं करता तो शपथ पत्र के आधार पर ध्वस्तीकरण के लिए उच्च न्यायालय की शरण में। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं ऋषिकेश से, जहां पर ऋषिकेश में गंगा विहार कॉलोनी राधा स्वामी सत्संग भवन के साथ बन रहे निर्माण कार्य को ओटीएस के अनुसार 3 मंजिलों का करना होगा 5 से 6 फुट तक का ध्वस्तीकरण और अब एमडीडीए को दिए गए शपथ पत्र के अनुसार जो है इन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी हो गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कमल शर्मा, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, कुछ दिनों पहले हमने अपने दर्शकों को बताया था कि 30 दिन का समय दिया गया है और इस बीच खुद जो है उन्हें 5 से 6 फुट का जो है ध्वस्तीकरण करके दिखाना होगा। तो क्या ये वही उसी मामले में अपडेट है, दर्शकों को बताएं। हाँ, जो कि कहे तो लगातार अगर कहें तो बिल्कुल सही है। 30 दिन का समय शपथ पत्र दिया गया था और अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि जहां
ये अवैध निर्माण हो रहा था, फिर 2-3 नक्शा पास कराया गया, फिर उसके पास अगर हम कहें तो ओटीएस में फिर पास कराया गया, और उसमें स्पष्ट है, अगर कहें तो जब मानचित्र पास हो तो उसमें स्पष्ट रेड लाइन लगाई गई है कि आपको इतना तोड़ना पड़ेगा। शपथ पत्र इनसे लिया गया, उनमें शपथ पर स्पष्ट लिखा हुआ गया है कि 30 दिन के अंदर ये तोड़ दिया जाएगा, और वो अब कुछ ही उसमें दिन शेष बचे हैं। तो कहें तो आवासीय मंत्री जो वहां पर हैं, जो आवासीय मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार के, उनका घर भी नजदीक है, अगर उनके आसपास क्षेत्रों में भी एमडीडीए मानकों का पालन नहीं करेगा तो कहां करेगा, कहीं न कहीं इस चीज को भी दर्शाता है। तो कुल मिला के कहें शपथ पत्र में स्पष्ट लिखा गया है कि 30 दिन के अंदर जो हमारा अवैध निर्माण है उसको हम स्वयं अपने हर्जे खर्जे से ध्वस्तीकरण कर देंगे। तो वो समय भी अब आने वाला है, और इसका इंतजार भी है कि वो जब समय खत्म हो रहा है तो ध्वस्तीकरण होता है या नहीं होता, एमडीडीए अपने नियमों का पालन करता हो नहीं करता। और सबसे बड़ी बात है, शपथ पत्र देना और उस पर कहना एक बहुत बड़ी बात होती है, नहीं तो एक बहुत बड़ा उल्लंघन मांगा जाता है। अगर आप किसी को एफिडेविट पे लिख के दे रहे हो तो उसमें आपने शपथ पत्र दिया, आपने कहा है कि मैं तुझे कर दूंगा, अगर आप नहीं करते तो एक बहुत बड़ा कहते थे कानूनी एक बड़ा पेचीद बन जाता है। और कुल मिला के कहें वो समय भी समाप्त होने वाला है, और लगातार यही अब देखना कि जो समय 30 दिन का था वो बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। वो स्वयं ध्वस्तीकरण करता नहीं करता, या एमडीडी के अधिकारी कहीं ना कहीं फिर वही आपसी मिले भगत के अंदर क्या इसको आगे खिलाते हैं, तो वो भी देखना होगा। तो कुल मिला के कहें तो एमडीडी को अपनी साख बचाने के लिए, नियमों का पालन करने के लिए ये कार्रवाइयां करनी होगी, नहीं तो कहीं ना कहीं इस शपथ पत्र लेकर और वो जो मानचित्र जो पास हुआ है वहां पर ओटीएस से, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि डेडलाइन लगाई गई है कि आपको इतना ध्वस्त करना पड़ेगा, उसके बाद ये आपका वैध माना जाएगा। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं मामला उच्च न्यायालय के शरण में भी जा सकता है। तो इस चीज को लेकर जो बात है वो हम अपडेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो नियम है, जो सरकारी नियम है, कहीं ना कहीं उसका पालन विभाग को भी करना होगा, और जो निर्माण कर रहा है उसको भी करना होगा, तभी कहीं ना कहीं वो जो वैध निर्माण अवैध माना जाएगा, और साथ ही एमडीडीए अपने नीलों को और अपनी साख को बचा पाएगा। बिल्कुल सही बात कमल जी, और इसीलिए हम लगातार अपने दर्शकों को अपडेट देते हैं, क्योंकि हमने दर्शकों को ये भी बताया था कि 3 बार अलग अलग तरीके से मानचित्र जो है पास कराया गया, लेकिन बावजूद उसके ये निष्कर्ष निकल करके सामने आए कि 5 से 6 फुट की जो है आपको ध्वस्तीकरण करना होगा। क्या अभी बिल्कुल भी कार्रवाई इस पर नहीं हुई है? क्या उन्होंने ध्वस्तीकरण करना बिल्कुल भी शुरू नहीं किया गया है? आज ज्योति कहें तो अगर अभी अब हम कहें तो 1-2 दिन पहले की अगर बात है तो अभी कोई ऐसी कार्रवाई शुरू नहीं हुई है, और ना ही हम देख रहे हैं। बल्कि जब एमडीडी के अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि इसमें भी समय बकाया है, और जब तक ये इस चीज को कर नहीं देगा इसका नक्शा जो है वैध नहीं माना जाएगा। ये पूरी बिल्डिंग जो है अवैध नहीं आएगी। मतलब 3 बार से नक्शा पास करा दिया है, इतना शुल्क भी दे दिया है, और कहें तो एमडीडी के अधिकारियों की जेबी भर दी है, लेकिन उसके बावजूद अगर ये 5 से 6 फुट जो है ध्वस्तीकरण नहीं हुआ तो ये बिल्डिंग जो है अवैध मानी जाएगी, वैध नहीं मानी जाएगी, और ये केस इसका लगातार चलता रहेगा। तो मतलब इनके जो है कहीं ना कहीं तलवार गर्दन पे लटकी रहेगी। तो इसलिए इनको वैध करने के लिए इनकी बिल्डिंग बिल्कुल सही बनी है, सही चीज है, उसके लिए इनको 5 से 6 फुट ध्वस्तीकरण करना पड़ेगा। तो उन्होंने शपथ पत्र पे वहां पर विभाग को लिख के दिया, वही इंतजार है कि अब ये जब समय सीमा खत्म होती है उसके बाद ध्वस्तीकरण होता या नहीं होता। नहीं है तो सब इस मामले को लेकर बहुत ही जल्दी लोग माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे, जहां कहीं ना कहीं फिर एमडीडी को भी लताड़ लग सकती है, और कहीं ना कहीं फिर बहुत बड़ी कार्रवाई इस अवैध निर्माण पे भी हो सकती है। बिल्कुल कमल जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन एक चीज और भी बात है, ये तो एक मामला हुआ, लेकिन हम अक्सर दर्शकों को बताते हैं कि एक के बाद एक ऐसे मामले आते हैं जिसमें अवैध निर्माण की जो है चीजें देखी जाती है, अवैध निर्माण के मामले सामने आते हैं। कहीं पर ऐसा होता है कि सीलिंग की कार्रवाई हो चुकी है, बावजूद उसके जो है कई सारे इंजीनियर हो गए, सहायक अभियंता हो गए, उपहार लेकर के इस तरीके की हरकतें करते हैं, चूना लगाने का काम करते हैं, या फिर नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। तो इनके लिए तो सख्त नियम बनने चाहिए ना, वो ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही कहें, जब कहें तो कहीं ना कहीं अब इतना मतलब इस हिसाब हो गया है कि यहाँ पर बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि हम यहाँ देखते हैं कि इस एमडीडी डिपार्टमेंट में कहावत है कि जो छोटे स्तर का यहाँ पर आदमी है वो भी कहीं बहुत मोटे लंबे हिसाब में खेलता है। तो यहाँ एक प्रथा सी बन गई है कि बस नियमों का पालन न करते हुए या अधिकारियों की या कर्मचारियों की जेबें भरते रहो, काम करते रहो, लेकिन वो जो आदमी गलत काम करके जेबें भरता है तो कहीं ना कहीं उसका काम भी पूरा नहीं होता और वो वैध नहीं होता। बिल्कुल, और इसीलिए बिल्कुल सही बात आपने कही, और इसीलिए हम लगातार ये अपडेट दर्शकों तक भी पहुंचा दें ताकि वो भी जागरूक हो कि आखिर हो क्या रहा है समाज में। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए।
तो देवभूमि उत्तराखंड की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाते जाते एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर।